हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट करने जा रहे हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम आज सेक्शन 6 को डील करेंगे। सेक्शन 6 किस चीज की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कंपार्शनरी प्रॉपर्टी। देखिए 2005 में एक अमेंडमेंट आई थी जिसके अकॉर्डिंगली जो हिंदूज में जो प्रॉपर्टी है वो पहले बेटे को ही मिलती थी। 2005 के अमेंडमेंट के पहले कंपार्शनरी सिस्टम में हम बेटों को ही राइट समझते थे, बेटियों को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन 2005 के बाद जो प्रॉपर्टी है उसमें डॉटर और सन दोनों का इक्वल राइट दे दिया गया है। तो हम उस चीज को बात करेंगे कि अगर कोई बंदा इंटेस्टेट उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिवाइड हो, ठीक है। तो अब क्या वर्डिंग है? ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ द डॉटर ऑफ कंपार्शनर। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ, इस एक्ट के कमेंसमेंट के टाइम पे या उसके बाद से जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो मिताक्षरा लॉ से गवर्न होगी, और जो डॉटर है कंपार्शनर की। अब यहाँ पे हमने कंपार्शनर वर्ड यूज किया है, ये सिर्फ मेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें भी फीमेल को इंक्लूड कर लेंगे तो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो डबल जैसे वो जो भी बेनिफिशियरीज होंगे या कंपार्शनर्स होंगे जिनको आगे प्रॉपर्टी डिवाइड होनी होगी, वो दो जगह से बेनिफिट ले जाएंगे, मदर की तरफ से भी फादर की तरफ से भी। तो जो यहाँ पे कंपार्शनर वर्ड यूज किया है वो सिर्फ मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहले हमारा मिताक्षरा लॉ के हिसाब से होगा, और ये जो हमने 39 ऑफ 2005 लिखा हुआ होता है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ अगर जहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो, तो ये इसका मतलब ये है कि 2005 ईयर में ये 39th नंबर का एक्ट था, ठीक है। उस टाइम पे इससे पहले 38 एक्ट, चाहे वो ओरिजिनल एक्ट हैं या फिर कोई भी अमेंडमेंट्स हैं, वो पास हो चुकी थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 2005 की अमेंडमेंट आने के समय या उसके बाद जो प्रॉपर्टी है जॉइंट हिंदू फैमिली है वो गवर्न कैसे होगी? मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंगली। और डॉटर कंपार्शनर की डॉटर, अब उसमें क्या है? बाय बर्थ बिकम अ कंपार्शनर इन हर ओन राइट द सेम मैनर एज ऑफ सन। वो जैसे कि सन का राइट था, ठीक है, वैसे ही बाय बर्थ वो कंपार्शनर बन जाएगी। डॉटर have the same right in compulsory property as she would have had if she had been a son। और उसको प्रॉपर्टी में सेम राइट्स होंगे जैसे कि मान लीजिए वो सन ही है, ठीक है। जो राइट सन के पास थे वही राइट अब उसके पास भी हैं। वो उसको ऐसे नहीं कंसीडर किया जाएगा कि ये लड़की है तो ये प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, ये वो, तो वो अब नहीं रहा। अगर बेटा अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है तो बेटी भी अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे तो अब यहाँ पे है कि इसको कंपार्शनरशिप का राइट दे दिया गया। यहाँ पे अब उसके प्रॉपर्टी को लेके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, हमने राइट्स दे दिए। पहले भी राइट्स कुछ हद तक हमने मान लीजिए फीमेल्स को दे रखे थे, वो रिजर्व्ड राइट्स थे कि वो अपने लाइफ टाइम में उन राइट्स को यूज कर सकती थी, उसके बाद प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाती थी, ठीक है। वो चीज नहीं रही। अब ये चाहे कैसे भी उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। बी सब्जेक्ट टू द सेम लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड कंपार्शनरी। अब हमने अगर राइट्स दिए हैं तो उसकी लायबिलिटीज भी सेम है कि कंपार्शनरी प्रॉपर्टी में से अगर वो कोई शेयर ले रही है तो उसका फिर अब वो ये नहीं कह सकती कि मैं बेटी हूं तो मेरी लायबिलिटीज नहीं है। अगर उसके राइट्स हैं तो लायबिलिटीज भी हैं। जैसे कि एक सन की लायबिलिटीज थी कंपार्शनरी प्रॉपर्टी को लेके, तो वैसे ही एक
डॉटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। एंड एनी रेफरेंस टू हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनर शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड अ रेफरेंस टू डॉटर। अब यहाँ पे भी हमने कोपार्सनर वर्ड यूज किया है, वहां पे हम अकेला रेफरेंस सन का नहीं लेंगे, हम ये समझेंगे कि उसमें डॉटर भी इंक्लूडेड है। Provided that nothing contained in this subsection shall affect or invalidate any disposition or alienation, including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before 20th day of December 2004। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए ये एक्ट तो 2005 में पास हुआ है, लेकिन क्या है कि अब हमने जो पार्टीशंस वगैरह हैं, क्योंकि ये बिल 20th दिसंबर 2004 को हमारे हाउसेस में पेश हो चुका था। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई अब जिन लोगों को भनक लग गई, उन्होंने अपनी बेटी को अगर नहीं राइट देना, उन्होंने फटाफट से अपनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर लिया या एलियनेशन कर ली, तो उस चीज को रोकने के लिए हमने एक प्रायर डेट रख दी, जो कि जिस दिन मतलब हाउसेस में गए थे कि लोगों को पता लग गया था कि ये बिल आ रहा है, तो उस डेट से बाद की पार्टीशंस तो हमने वैलिडेट नहीं की। लेकिन उससे पहले देखो हमारा जो पहले सिस्टम चल रहा था उसके हिसाब से कोई पार्टीशंस हुई हैं, कोई एलियनेशंस हुई हैं, तो उनको कोई डॉटर चैलेंज नहीं कर सकती, फिर ऐसे तो पुराना सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता। तो हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर डेट रख दी है, उससे पहले कोई भी एलियनेशन हुई है, कोई पार्टीशन हुआ है, सिर्फ जो कि मेल्स को मिला है या कुछ भी है उसका बेनिफिट, वो इफेक्टेड नहीं होगा, वो बिल्कुल सही रहेगा। 6 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू बिकम्स एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 1 shall be held by her with the incidents of compulsory ownership and shall be regarded, notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition। testamentary dispositions का मतलब क्या होता है कि by will, ठीक है। अब अगर फीमेल को कोई भी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी मिल गई है, ठीक है, तो फिर उसके पास ठीक है, वो सारे राइट्स हैं कि वो उसको बाय विल भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है वैसे तो, लेकिन कोपार्सनरी इंसिडेंट्स हैं जो भी, वो सारे उस प्रॉपर्टी के साथ जाएंगे ही जाएंगे, और वो प्रॉपर्टी या जो फीमेल है वो उसको बाय विल भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है। थर्ड है 6 क्लॉज 3, where a Hindu dies after the commencement of Hindu Succession Amendment Act in respect of property of a joint Hindu family governed by Mitakshara law shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be under the act, not by survivorship। अब यहाँ पे पहले हमारे जब 2005 एक्ट नहीं आया था, तो हमारे यहाँ पे क्या था कि अगर कोई कोपार्सनर की डेथ हो जाती थी तो उसका शेयर खत्म हो जाता था, और जो जिंदा कोपार्सनर्स रहते थे जो सरवाइव कर रहे होते थे उनमें प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती थी। तो हमने जो कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवरशिप है वो अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और क्या कंसेप्ट लेके आए हम, नोशनल पार्टीशन का कंसेप्ट लेके आए। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए ये एफ है, मान लीजिए एग्जांपल दे दूं, ठीक है, इसमें इसके 3 बच्चे हैं, एस, S1 और डी। अब इनके आगे 2 बच्चे हैं, SS, SD, S1, ठीक है, S1D। तो ऐसे मान लीजिए इनके आगे आगे बच्चे हैं, ठीक है। अब इसकी पहले डेथ हो गई, ये अभी जिंदा है, ये सरवाइव कर रहा है, तो ऐसे केस में
पहले क्या होता था कि इसका शेयर खत्म हो गया और जब ये डेथ, इसकी डेथ होगी तो प्रॉपर्टी किसको किसको जाएगी, इसको और इसको। मान लीजिए ये मैंने डी लिखा है, वैसे इसको भी एस सी मान लीजिए, अब S2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है, अब प्रॉपर्टी इसको भी जाएगी, इसको भी जाएगी, इसको भी जाएगी। मान लीजिए इसकी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में बटेगी, 3। तो हमने जो इस 1/3 हिस्सा है वो इसके बच्चों को दोनों को मिल जाएगा। अब इन दोनों को पर बंदे को 1/6 शेयर मिल जाएगा, ठीक है। हमने एक नोशनल पार्टीशन वाला कंसेप्ट ले लिया कि अगर ये बंदे की डेथ हो गई तो जो इसको हिस्सा मिलना था वो इसके दोनों बच्चों को इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने जो सर्वाइवरशिप है वो खत्म कर दी है और हमने वहां पे ये समझ रहे हैं कि पार्टीशन पहले ही हो चुका था इस पर्सन की डेथ से पहले, और इसको जो शेयर मिलता वो ही शेयर हमने इसके बच्चों को दे देना है। और अब इसमें मैंने डी की बात की है ना, एक बेटा है इसकी एक बेटी है, तो डॉटर को भी सेम शेयर मिलेगा जो कि उसके सन को अलॉट होना था, ठीक है। जितना सन को शेयर अलॉट होगा उतना ही डॉटर को शेयर अलॉट होगा। ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स में होता है कि फीमेल को थोड़ा सा प्रॉपर्टी कम दी जाती है, मेल्स को ज्यादा दी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी बेटे को भी इक्वल मिलेगी, बेटी को भी इक्वल मिलेगी। मान लीजिए एक ये प्लॉट है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये जब डिवाइड होगी ना तो वो इक्वल में मिलेगी, जितना शेयर बेटे का होगा उतना ही बेटी का होगा, ठीक है। द शेयर ऑफ प्री डिसीज सन और अ प्री डिसीज डॉटर एज दे वुड हैव got had they been alive at the time of partition shall be allotted to the surviving child of such predeceased son or such predeceased daughter। वही जो मैंने आपको बात की कि हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि पहले से ही पार्टीशन हो गया था और जो शेयर इसको मिलना था अब इसके बच्चों में डिवाइड कर दिया जाएगा। द शेयर ऑफ प्रीडिसीज चाइल्ड ऑफ a predeceased son or a predeceased daughter as such child would have got had he or she been alive at the time of the partition shall be allotted to the child of such predeceased child or the predeceased son or a predeceased daughter as the case may be। अब वही आगे की बात की गई है कि अगर प्रीडिसीज चाइल्ड है, जो मान लीजिए इसमें हमने एक और ब्रांच ले ली, मैंने यहाँ पे फादर लिया था, उसका बच्चा है, फिर उसका बच्चा है, इसकी डेथ हो चुकी है, इसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए जितना भी शेयर बनता है इससे इसको जितना शेयर आना था वो शेयर इसको मिल जाएगा, फिर इसके हिसाब से इसको मिल जाएगा। तो वो अगर, क्योंकि हम इसमें 4 जनरेशंस को ही काउंट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस जनरेशन तक अगर कोई जिंदा है तो उनको नोशनल पार्टीशन के हिसाब से हम शेयर अलॉट कर देंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू मिताक्षरा कुपाशन शैल बी डीम्ड टू बी the share in property that would have been allotted to him if partition of property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not। अब यहाँ पे जो हमने नोशनल पार्टीशन का कंसेप्ट लेके जाना है, हमने ये नहीं देखना कि उसको पार्टीशन का राइट था क्लेम करने का कि नहीं था, हमने बस ये देखना है कि अगर उसको शेयर कितना मिलना है और जिस बंदे की डेथ हुई है उससे पहले, इमीडिएटली पहले मान लीजिए हम मान के चलेंगे कि पार्टीशन हो गया और जो शेयर उसको बनता था वो मिल गया। तो हम बात कर रहे थे एक्सप्लेनेशन की कि जो मिताक्षरा फैमिली में हमने इंटरेस्ट देना है प्री डिसीज सन के, मतलब जो जनरेशन हमने काउंट करनी है, जैसे एफ है उसका बेटा एस है, एस के, ठीक है। मान लीजिए यहाँ इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ के बाद हमने जो पार्टीशन, ये नहीं हम कह सकते कि इसका पार्टीशन का राइट बन रहा है नहीं बन रहा, हमने ये नहीं देखना। इस पर्सन की डेथ के पहले
उसका जो भी शेयर बन रहा था, ठीक है, हम ये कंसीडर करेंगे कि इस पर्सन की डेथ पे जो इसका शेयर बन रहा था वो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि वो पार्टीशन पहले ही हो गया था इसके रिगार्डिंग और इसको वो शेयर मिल जाएगा। After the commencement of Hindu Succession Amendment Act 2005, no court shall recognize any right to proceed against a son, grandson or great-grandson for the recovery of any debt from his father, grandfather or great-grandfather solely on the basis of pious obligation under the Hindu law of such son, grandson or great-grandson to discharge any such debt. अब यहाँ पे ये क्या है, इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, पायस ऑब्लिगेशन। मतलब एक ऐसी ऑब्लिगेशन, ठीक है, जो कि अगर हम पहले क्या कंसीडर करते थे कि अगर हमने किसी का पैसा देना है तो वो हमारे बेटे या पोते या पड़पोते की ड्यूटी है कि वो उस पैसे को उतारे, मतलब पैसे को वापिस करे, क्योंकि अगर पैसे वापिस ना दिए गए तो बंदे को मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा पहले कंसीडर किया जाता था। तो उस बेसिस पे पहले अगर फादर ने कोई डेट ले लिया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद बेटे की ड्यूटी बनती थी, चाहे उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है चाहे नहीं मिली है, कि उसने फादर के दिए हुए डेट को उतारना ही उतारना है, ठीक है। पर आज के टाइम पे ये चीज नहीं है। पायस ऑब्लिगेशन के नाम पे हम किसी सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन तक, क्योंकि 4 जनरेशन तक हम कंपैशनरी काउंट करते हैं, तो हम उन पे कोई भी ऐसा, मतलब उनके अगेंस्ट राइट क्लेम नहीं कर सकते कि पायस ऑब्लिगेशन के बेसिस पे आप हमारे वो डेट को क्लियर करो। पर उस चीज के रिगार्डिंग एक लॉ है कि मान लीजिए कंपैशनरी में उस बंदे ने, सन ने अपने फादर से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, तब जितनी प्रॉपर्टी, मान लीजिए फादर ने डेट देना था 1 लाख रुपए का, लेकिन प्रॉपर्टी बच्चे ने जो इनहेरिट किया उसकी अमाउंट 50,000 रुपीज है, तो अब उस बेटे की लायबिलिटी कितने लेवल तक की है डेट को क्लियर करने की? 50,000 तक की। जो बाकी का 50,000 है उसके लिए उस बच्चे को या उस बेटे को हम एनफोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप ये डेट क्लियर ही करो। पायस ऑब्लिगेशन के नाम पे पहले ये था कि बेटे की रिलीजियसली ड्यूटी थी कि उसने उस डेट को क्लियर करना ही करना है, बट आज के टाइम पे ये चीज नहीं है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी डेट कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल इफेक्ट। अब कोई डेट 2005 से पहले लिया गया है तो उस जो क्रेडिट देने वाला है, जो उधार देने वाला है, तो वहां पे उस पे कोई बार नहीं है कि वो सन, ग्रैंडसन और ग्रेट, क्योंकि उसने तो पहले वाले लॉ के हिसाब से क्रेडिट दिया था ना। तो अब वो चाहे जो जिसने 2005 से पहले उधार दिया है वो सन, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रैंडसन के अगेंस्ट क्या कहते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। Any alienation made in respect of or in satisfaction of any such debt or any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same manner and to the same extent as it would have been enforced as if the Hindu Succession Amendment Act 2005 had not been enacted। अब यहाँ पे क्या है कि अगर 2005 के अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले, मान लीजिए मैंने कोई पैसा देना है किसी का, तो उसके बदले में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, मैंने उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर दिया, मैंने अपने क्रेडिटर को दे दिया कि आप इसको बेचो और पैसे रख लो। तो अगर कोई भी मैंने एलिनेशन की है या कुछ भी ऐसा किया है जो कि डेट को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी था, तो अब अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया है तो उस पे इस अमेंडमेंट एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है, जो तो बोर्न हो गया है या अडॉप्ट कर लिया गया है 2005 के अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले।
ठीक है। और क्लोज 5 क्या कह रहा है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पार्टीशन विच हैज बीन अफेक्टेड बिफोर द 20th day of December। तो अब यहाँ पे क्या है कि वही जो हमने 20 दिसंबर 2004 से पहले पहले कोई भी पार्टीशन कर लिया, कुछ भी कर लिया, एलिमिनेशन कर लिया, उस चीज को जो 20 दिसंबर 2004 से पहले पहले हो गई, उस चीज पे इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पार्टीशन का मतलब क्या लेंगे, पार्टीशन मीन्स एनी पार्टीशन मेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ पार्टीशन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट और पार्टीशन इफेक्टेड बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। अब हमने यहाँ पे पार्टीशन का मीनिंग कहाँ कैसे लेना कि पार्टीशन हुआ था, उस चीज को हम कैसे साबित करेंगे, दो चीजों से, या तो वो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू पार्टीशन हुआ हो या कोर्ट की डिक्री के अकॉर्डिंगली पार्टीशन हुआ हो। इसके अलावा हमने कोई वर्बल पार्टीशन कर लिया था, उसके रिगार्डिंग हमने कोई लिखत नहीं की थी, तो हम उस चीज को पार्टीशन नहीं क्लेम करेंगे या मानेंगे। और कल को अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि पार्टीशन हुआ था, क्योंकि हमें कुछ रिटन और ऑथेंटिकेटेड एविडेंस चाहिए होता है कि पार्टीशन हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन सेक्शन 6 पे आपको एक केस है जो इम्पोर्टेंट केस है, वो है गुरुपद वर्सेस हीराबाई। ठीक है, इसमें कोर्ट ने जो नोशनल पार्टीशन का कंसेप्ट है उस पे बात की थी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो नोशनल पार्टीशन है, ठीक है, उससे किसी भी इंडिविजुअल का जो राइट है वो वेस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फीमेल का जो राइट है नोशनल पार्टीशन पे वो वेस्टेड होगा, ठीक है, वो उसके पास राइट या फिर वो नहीं होगा, तो कोर्ट ने कहा था कि अगर वुमेन है वो सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है, ठीक है, और बल्कि कंपार्शनरी प्रॉपर्टी पे भी अब उसका वेस्टेड राइट है, तो अब वो जो प्रॉपर्टी है वो उसका वेस्टेड राइट बन जाएगा और वो उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकती है। ठीक है, और ये इसलिए किया गया था ताकि वुमेन को हम इक्विटी का राइट दे, उनको इक्वल समझे एज इक्वल टू मेन। तो आज के लिए इतना ही, हमने सेक्शन 6 को कर लिया। बाकी इन केस आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है सेक्शन 6 में किसी भी कंसेप्ट को लेके, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।